Hello everyone, this is me Kapil Sikka. I welcome you all to PW UPSC वाला. सो फ्रेंड्स, जैसे एक न्यूज़ आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, उस न्यूज़ का इम्पॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी है. जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है, इसमें एक टॉपिक हम वीक में लेते हैं. आज का टॉपिक है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस की आज हम बात करेंगे. स्टोरी पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन ये कहती है, रिसेंटली आपने एक मर्डर के बारे में सुना होगा, काफ़ी ग्रूसम मर्डर रहा है. ऐसे में पुलिस जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट करने के चलते कोर्ट से नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट की डिमांड करती आ रही है. तो जानेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली हुआ क्या. ये भी जानेंगे कि क्यों पुलिस को यहाँ पे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी इस तरह के टेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन किस किस तरह से अलाउड है और आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ये प्रोटेक्शन देता है. चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम कपिल सिक्का है. मैं काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को मेंटर कर रहा हूं और न्यूज़ पे फोकस करते हैं. न्यूज़ है कि दिल्ली कोर्ट ने अग्री किया एक नार्को टेस्ट और साथ ही साथ एक टेस्ट जिसको हम कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट. अब ये टेस्ट किस पे किया गया, आपने आफ्ताब वाला मर्डर केस सुना होगा, ये वही आज हम बात करने जा रहे हैं. आइडिया ये था, पुलिस डिमांड कर रही है कि अगर इस तरह का टेस्ट कोर्ट हमें अलाउ कर दे तो हम इंश्योर करेंगे कि जो कातिल है, जो यहाँ पे मुजरिम है, जो भी एक्यूज्ड है, वो उसका कन्विक्शन फाइनली हो पाए और उस कन्विक्शन को इस तरह से किया जाए कि आगे एक प्रेसिडेंट सेट हो सोसाइटी में कि कोई भी इस तरह का मर्डर या इस तरह की गलती दोबारा से ना करे. तो एग्जैक्टली यहाँ पे कोर्ट से पूछा, कोर्ट से यहाँ पे पुलिस ने परमिशन ली, साकेत कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पे परमिशन दे दी है. और अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस टाइम पे इस तरह के टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं. पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट जो कि होना है, ब्रेन मैपिंग साथ साथ चल रही है. तो पहले एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेस्ट होते क्या हैं, फिर समझेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है, फिर समझेंगे कि इंटरनेशनली ये टेस्ट अलाउड हैं या नहीं हैं, क्यों अलाउड हैं या क्यों अलाउड नहीं है और क्यों इन टेस्ट को एक एक्सेप्शन दिया गया है. जैसे कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम ये जो टेस्ट हैं ये रिसेंटली करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोर्ट का भी कंसेंट मिल गया है और साथ ही साथ एक्यूज्ड तो हमसे कह ही रहा है कि हाँ कर लो. तो ऐसे में ये टेस्ट जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं. लगभग टेस्ट एक हफ्ता ले लेगा. ये टेस्ट करने से पहले एक्यूज्ड की हेल्थ जो है वो चेक की जाती है, देखा जाता है कि वो सर्टेन एनेस्थीसिया से क्या रिएक्शंस देगा, किस तरह से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और किस तरह से यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है. एक बार ये समझ लेते हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. देखो, इसको हम ट्रुथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं. ट्रुथ सीरम टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसमें सीरम इंसान के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं और आशा की जाती है कि वो सीरम उसको उस हिप्नोटिक स्टेट में ले जाएंगे जहां पे वो सच बोलेगा. मतलब उस नशे वाली अवस्था में उसे ले जाना, ना तो वो पूरी तरह सोएगा और ना उसका ब्रेन पूरी तरह काम कर रहा होगा. यानी वो एक बीच में किसी ऐसी स्टेज में होगा जहां पे उसको ये तो पता होगा कि वो क्या बोल रहा है लेकिन या क्यों बोल रहा है, लेकिन वो अपने बोलने पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सच जो है वो बता देगा. तो देखिए होता क्या है इस टेस्ट में, इंट्रावेनस वेन्स में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें एक ड्रग जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. अगर हम ड्रग की बात करें तो सोडियम पेंटोथोथाल और स्कोपोलेमाइन जैसे ड्रग्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. सोडियम एमिटाइल जैसे ड्रग्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. ये वही ड्रग्स हैं जो एनेस्थीसिया में भी ऑपरेशन से पहले दिया जाता है. अब इसमें होता क्या है, पर्सन जो है वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में पहुंच जाता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है. यानी पर्सन जो है एक हिप्नोटिक स्टेज में चला जाता है. अब देखिए, जब इस टेस्ट की बात करेंगे तो इस टेस्ट से ये अज्यूम किया जाता है या पर्सन को हिप्नोटिक स्टेज में भेज के ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी पर्सन है वो पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो सोया भी नहीं है. यानी वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके दिमाग में घूम रही है वो उसको बोल देगा, वो उसको कहीं ना कहीं बक देगा. तो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट इस तरह के टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं. अच्छा, इस तरह के टेस्ट में काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं. साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं,
एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्ट ट्रेन डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इस तरह के टेस्ट अमूमन कंडक्ट किए जाते हैं बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में, यानी पूरी की पूरी ट्रेंड वर्कफोर्स होती है। वो ट्रेंड वर्कफोर्स इसी तरह से अभी टेस्ट कर रही होगी और अल्टीमेटली जो श्रद्धा वाला मर्डर हुआ है, जो ग्रूसम किलिंग हुई है, उसके एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं, कब कब क्या हुआ, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ छुपाया गया, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब अल्टीमेटली क्या है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो ये पर्सन टू पर्सन डोजेज भी वेरी करती है। यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि इतनी ज़्यादा डोज ना दे दो कि वो पर्सन सो जाए, भाई सो जाएगा तो क्या ही बोलेगा, और इतनी कम डोज ना हो कि वो अपने होश में हो और वो मैनिपुलेट कर सके फैक्ट्स को, यानी वो जानबूझ के पुलिस को गुमराह कर सके, कुछ ऐसे फैक्ट्स दे दे जो सच ना हो, मतलब वो अपने एंड से फैक्ट्स बता दे जो सच ना हो। तो इंश्योर यही किया जाता है कि इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को बहुत साइंटिफिकली यूज किया जाए और साइंटिफिकली यहाँ पे आप एनेस्थीसिया की डोज दीजिए। यूजुअली जब भी हम एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो एनेस्थीसिया 4 स्टेजेस से निकलता है। सबसे पहले पर्सन जो है उस पर ड्रग के इफेक्ट पड़े जाता है, इंपैक्ट पड़ा जाता है, ये देखा जाता है कि किस तरह से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। सेकंड में वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में पहुंच जाता है, मतलब वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे उसका होश जो होता है, यानी जहां पे जो रियल वर्ल्ड से उसका कनेक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसकी स्पीच अभी भी बची होती है, यानी वो बोल पाता है, थोड़ा लड़खड़ा के बोलता है, स्लरी स्पीच आती है, लेकिन वो बोल सकता है, मतलब वो समझ पा रहा होता है, वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा होता है, लेकिन वो अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसको ये नहीं समझ में आता कि मुझे क्या चीज़ नहीं बोलनी है, मैं पुलिस से क्या छुपाऊं, और वो शायद सब कुछ बता देता है। ऐसा नार्को एनालिसिस के बहुत सारे रिपोर्ट्स में देखा गया है। इसके बाद की जो स्टेज होती है वो इंसान को अनकॉन्शियस बना देता है, यानी अब तो इंसान बिल्कुल सो चुका है, तो ये स्टेज भी हमें नहीं चाहिए। और जो लास्ट स्टेज है जहां पे इंसान की बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, तो वो भी नहीं चाहिए। लेट अस से प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन सी स्टेज नार्को एनालिसिस के लिए बेस्ट है, तो आप बताएंगे ये स्टेज, सेकेंड स्टेज जो होती है वो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे एक ट्रांस लाइक स्टेट होती है, वहां पे इंसान जो है वो रिस्पॉन्ड कर भी रहा होता है, लेकिन अपनी भाषा पे, अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं भी कर पाता। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। अब चलते हैं एग्जैक्टली कि ये जो हिप्नोटिक स्टेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर हिप्नोटिक स्टेज को मेंटेन किया जाए तो जो भी क्रिमिनल है, जो भी एक्यूज्ड है, वो सारी बातें एकदम सच बता देगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और अल्टीमेटली उसकी स्पीच, जबान लड़खड़ाएगी ज़रूर, लेकिन वो उसको या फिर जो भी बातें उससे पूछी जाएंगी उसका वो जवाब एक के बाद एक आंसर करता जाएगा। यानी इन्वेस्टिगेशन में कहा जाता है कि पुलिस की हेल्प करने लगेगा। लेकिन इसका ना एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है। देखिए ये जो टेस्ट है साइंटिफिक, हम इसको साइंटिफिक कहते हैं, लेकिन वेस्ट में अगर हम बात करें, यूएस या डेवलप कंट्रीज के हम आगे बात करें, तो वहां पे इस टेस्ट को बैन किया गया। क्यों बैन किया गया? क्योंकि वहां के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये टेस्ट 100% करेक्ट नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट में एक कोई डिजायर्ड नंबर ऑफ डोज नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ डोज नहीं है जो आप एक एक्यूज्ड को दे सकते हो। हर किसी की बॉडी उस पर्टिकुलर एनेस्थीसिया पे अलग अलग रिएक्शन देती है, बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। तो ऐसे में हमें पता नहीं चलेगा कि आपने लेटेस्ट से आफ्ताब को जो डोज दी है, क्या वो उस डोज लेने के बाद वाकई में हिप्नोटिक स्टेज पे गया है, या वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से झूठ बोल रहा है, या ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो स्टेज में जा चुका है और उस प्रिटेंशियस स्टेज में वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, पुलिस को गलत बयान दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन को वो दूसरी तरफ डेविएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्रिटिक्स का कहना भी है कि कंसर्न्स हैं, कोई गारंटी नहीं है कि अगर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है इस तरह के ड्रग्स को लेके, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सेमी कॉन्शियस स्टेज पे गया नहीं गया, कोई गारंटी नहीं है कि उसने सच बोला नहीं बोला। इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ये टेस्ट होते हैं। सिमिलरली एक और टेस्ट अगर आप देखेंगे जो होता है आप पॉलीग्राफ टेस्ट को लेके, तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन जो है वो आपके ईसीजी, आपके ब्रेन के रिस्पॉन्स को, आपके हार्ट के रिस्पॉन्स को स्टडी करती है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि ये जो टेस्ट होते हैं, अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग विल वाला इंसान होता है, अगर बहुत ही आप कहें ऐसा इंसान होता है जो टेस्ट को मैनिपुलेट कर सके, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो इन टेस्ट को बाईपास कर जाता है। ठीक है, तो ये जो है
इस तरह के टेस्ट इसलिए बहुत साइंटिफिकली नहीं माने जाते। सिमिलरली इन टेस्ट का एक एथिकल इशू भी आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लीगल एथिकल इश्यूज हैं कि अल्टीमेटली ये लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी को भी इन्फ्रिंज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो भी बाउंड टू फेल है। हमने बहुत सारे केसेस में देखा लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आया, जो रिजल्ट आया, वो बहुत फेवरेबल नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट से कुछ बेनिफिट हुआ है। पुलिस को लगा कि पुलिस को जो मटेरियल मिला, जो इन्वेस्टिगेशन के क्लूज मिले या फिर जो उसको रिस्पॉन्सेज मिले, उससे पुलिस आगे बढ़ पाएगी, लेकिन पुलिस उससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो यही हो जाता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, सिमिलरली जैसा मैंने बताया पॉलीग्राफ टेस्ट, ये साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है। ये सिर्फ ब्रेन के, हार्ट के पैटर्न को पढ़ता है। ये देखता है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कोई, ठीक है, अब आप उस स्ट्रेस में कैसा जवाब दोगे, आप सच बोलोगे, नहीं बोलोगे। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलने का आदी है, हैबिचुअल लायर है, बहुत मुश्किल होता है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट में पकड़ा जाए। तो ऐसे में ये होता है कि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ें आती हैं सामने, और लाई डिटेक्टर से भी यही हुआ है कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छे मिले नहीं हैं। वैसे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसको पूरे वर्ल्ड ओवर 1924 जब से लाई डिटेक्टर टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तब से करती आ रही है, लेकिन जुडिशरी ने ना इसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना है। जुडिशरी मान के चलती है कि ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट हैं ये फुल प्रूफ नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल लायर्स होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह के टेस्ट को बाईपास कर जाते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है बाईपास करना। तो यही हमने देखा, चाहे नार्को एनालिसिस हो, ब्रेन मैपिंग हो, लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ टेस्ट हो, इन्हें बाईपास करना काफ़ी आसान हो जाता है। और यहीं पे इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2010 में सेल्वी केस में क्या कहा, सेल्वी केस में ये कहा कि इस तरह के टेस्ट बहुत ऑफन नहीं होने चाहिए। इस तरह के टेस्ट करने से पहले कोर्ट की ड्यूटी है, जो पुलिस की ड्यूटी है कि वो कोर्ट से पूछे, कोर्ट से परमिशन ले कि क्या हम इस तरह के टेस्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिना कंसेंट लिए अगर आप इस तरह के लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हो तो ये राइट टू प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करता है। 4 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें यही कहा कि किसको इन्फ्रिंज करता है, राइट टू प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करता है। इसीलिए ये एक्सेप्शन बनाओ, मतलब कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की या जहां पे भी कोर्ट केस पेंडिंग है उसकी परमिशन ना मिले। पुलिस खुद से ये टेस्ट नहीं कर सकती। 2010 से पहले क्या हो रहा था, पुलिस खुद से इस तरह के टेस्ट करती आ रही थी, इसे बाद में मना कर दिया गया। तो कोर्ट ने कहा इस तरह के टेस्ट करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप हमसे पूछेंगे तभी आप इस तरह के टेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ है, इसीलिए रिसेंटली आफ्ताब केस में दिल्ली पुलिस ने पूछा, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से परमिशन ली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने परमिशन दे दी है और टेस्ट इस समय ऑनगोइंग है। अच्छा, यहां पे कोर्ट ने एक वर्ड और यूज किया जिस पे अब हम चर्चा करेंगे, जो हमारे पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट यहां पे कहता है कि इस तरह के जो टेस्ट हैं अगर बिना परमिशन के किए तो ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन बनेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में इसका प्रोटेक्शन है। अब समझते हैं ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन क्या होता है और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन क्या कहता है। अब चलते हैं पॉलिटी पे। देखो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है। 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि आप एक कन्विक्ट हैं, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस किया, डिस्पाइट ऑफ दैट ऑफेंस आपको एक प्रोटेक्शन रहेगा कि आपसे टेस्टिमनी जो है, टेस्टिमनी मतलब आपसे पुलिस किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सबूत जो इकट्ठा करना चाहती है वो फोर्सफुली नहीं कर सकती, यानी उसमें फोर्स का यूज नहीं कर सकती। तो फोर्सफुल टेस्टिमनी नहीं ली जा सकती, ये 20 क्लॉज 3 में कंपल्शन देता है। तो एक बार 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और फिर 20 क्लॉज 3 पढ़ने की कोशिश करते हैं। 20 क्लॉज 1 हमें पता है क्या कहता है, वो कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के बारे में। वो कहता है कि मेरे पे ऐसा कोई भी लॉ नहीं लगे, मेरे पे ऐसा कोई भी, मैं किसी भी कानून के अंदर नहीं आऊँगा या फिर ऐसा कोई भी मुझे आप यहाँ पे पेनल्टी नहीं देंगे
जो मेरे करने के समय कोई भी ऐसा कानून नहीं था या मेरे करने के समय पनिशमेंट नहीं थी। मतलब लेटस से मैंने कोई एक्शन किया आज ये एक्शन जो है वो चोरी नहीं है, ठीक है। मैंने आज ये पेन चोरी किया, ठीक है, चोरी है ही नहीं आज इसको। मैंने आज ये पेन में उठा के घर ले गया, आज ये पेन जो है वो चोरी नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके बारे में कोई लॉ नहीं है। और कल पार्लियामेंट एक लॉ ले आती है और लॉ लाने के बाद ये कहती है कि पेन को चोरी करना जो है वो चोरी मानी जाएगी। लेकिन मैंने कब किया था? आज किया था। लॉ कब आया? कल आया। तो फिर मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोज फैक्टर लॉ, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा कहता है कि डबल ज्योपार्डी नहीं होगी, आपको एक ही क्राइम की 2 सजा नहीं मिलेंगी। लेटर से आपने एक क्राइम किया, एक मर्डर किया किसी ने, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल की सजा दी, तो मतलब 10 ही साल काटने हैं। ऐसा नहीं कि 10 + 10 20 साल हो जाएंगे, याद रखिएगा। और तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऐसा पर्सन जिसपे कोई भी एक्यूजिशन है किसी ऑफेंस को करने का, वो अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनेगा। यानी बहुत सिंपल भाषा में, पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, मार पीट के बोलती है कि हाँ मानो इस जुर्म, ये जुर्म आपने किया है, जबरदस्ती कंपलसरी लिखवा लेती है कि हाँ लिखो ये जुर्म हमने किया है। ये 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन है। मतलब 20 क्लॉज 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये लिखा गया है कि किसी भी क्रिमिनल को या फिर किसी भी एक्यूज्ड को, क्रिमिनल नहीं एक्यूज्ड को, किसी भी एक्यूज्ड को पुलिस जो है वो फोर्स नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फोर्स नहीं करेंगी कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के राइट से ये बचाता है, इसे लिख लो। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब अपने ही खिलाफ गवाही देना, दिस इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसी तरह से यहां पे 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 20 क्लॉज 3 क्या है? एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, यानी ये प्रोटेक्शन जो है वो किसी भी पर्सन को, याद रखना, किसी भी पर्सन को अवेलेबल है जिसने एक ऑफेंस किया है। जैसे कि लेटर से मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है। अब मुझे तो पता है मैंने क्राइम किया, लेकिन पुलिस मुझसे लिखवा नहीं सकती। पुलिस से मैं कहूंगा जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, सबूत खोज के लाओ और फिर मुझे जो है कन्विक्टेड डिक्लेयर करवाओ कोर्ट जाके। मुझसे मत पूछो कि मैंने किया है या नहीं किया है, आपकी ड्यूटी है, आप जाओ, आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। मेरे पे प्रेशर मत बनाओ, मैं नहीं बोलूंगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसके लिए केस भी आया था बहुत फेमस, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि पुलिस जो है अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। पुलिस जबरदस्ती मार पिटाई नहीं कर सकती, साथ ही साथ पुलिस किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। पुलिस उस पर्सन को बताएगी कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस पर्सन को लीगल रिकॉर्ड्स देगी, उसको उसके वकील से मिलने देगी, और वुमेन को क्वेश्चनिंग के लिए कोर्ट में समन नहीं किया जाएगा। ये सारे के सारे जो आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं, ये 20 क्लॉज 3 में प्रोटेक्टेड है, यानी पुलिस ये सब नहीं करेगी, ठीक है। यानी एक पर्सन को ये सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये है एक प्रोटेक्शन, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब इस पे एक्सेप्शन है। अब देखो अमृत केस में क्या कहा गया, अब मैंने मर्डर किया है, पुलिस मेरा ब्लड सैंपल ले सकती है, पुलिस मेरे सिग्नेचर ले सकती है, मैंने कोई फ्रॉड किया है, पुलिस मेरा सीमेन सैंपल ले सकती है, डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकती है, ठीक है, कोई डीएनए कलेक्ट कर सकती है मेरी बॉडी में से, तो वो पुलिस कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, वो सब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, वो सब प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उसमें पुलिस मुझसे कुछ नहीं पूछ रही, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, बस मेरा एक सैंपल लेके जा रही है, ब्लड सैंपल लेके जा रही है। पुलिस को उस क्राइम सीन पे कुछ ब्लड क्लॉट्स मिले तो पुलिस ने मेरा सैंपल ले लिया, तो वो अलाउड है, याद रखना वो अलाउड है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट, इस तरह के टेस्ट जो हैं वो अलाउड नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्विक रिकैप के में देखते हैं कि 20 क्लॉज 3 क्या है। 20 क्लॉज 3 एक प्रोटेक्शन है। किसको प्रोटेक्शन है? अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। क्या प्रोटेक्शन है? लिख लो, टेस्टिमोनियल कंपल्शन का प्रोटेक्शन है, मतलब जबरदस्ती किसी से टेस्टिमनी नहीं लोगे,
टेस्टिमोनियल कंपल्शन में क्या क्या आया, यहां पे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ये क्या है, कैन नॉट बी कंडक्टेड, ये क्या है, कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट कोर्ट्स परमिशन, बिना कोर्ट की परमिशन के ये कंडक्ट नहीं किए जा सकते। क्लियर। अब आता है इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं यहां पे। तो एक्सेप्शंस में मतलब जो अलाउड है, एक्सेप्शंस मींस अलाउड। क्या अलाउड है, डीएनए प्रोफाइलिंग अलाउड है, ठीक है। बॉडी सैंपल्स में ब्लड सैंपल, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। इस तरह से सीमेन सैंपल, ये सब अलाउड है, ये पुलिस ले सकती है। सिग्नेचर, अब आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। क्लियर। अब जब इतनी बात कर रहे हैं तो एक और चीज ऐड कर लेते हैं कि वर्ड ओवर क्या है इस प्रैक्टिस में, क्या ये राइट और कॉन्स्टिट्यूशंस में भी दिया गया है। बिल्कुल, अगर आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उनके 5th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था कि कोई भी पर्सन को कंपेल नहीं करोगे कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने, मार पीट के किसी को उसके अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाओगे। सिमिलरली ब्रिटिश कॉमन लॉ में भी कहा गया है, ब्रिटेन में भी यही चलता है, इंडिया में भी यही है। तो आप देखोगे जितने भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहां पे लोगों के राइट्स जो हैं वो नेसेसरी हो जाते हैं, तो वहां पे ये सब ऐसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस जहां हैं जहां पे राइट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, राइट्स आर प्रायोरिटाइज्ड। तो यहां पे आप बताओगे दिस राइट इज अवेलेबल। ये राइट ऑलमोस्ट हर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या बात की, लास्ट में हमने बात करी आफ्ताब वाले श्रद्धा वाले मर्डर की। हमने उसमें देखा कि यहाँ पे नार्को एनालिसिस किया जा रहा है। हमने ये देखा कि नार्को एनालिसिस पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस सेल्वी केस में कहा था कि बिना हमसे पूछे आप एक्यूज्ड पे इस तरह के टेस्ट नहीं करेंगे। रीजन मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट जितने साइंटिफिक हैं उतने अनसाइंटिफिक भी माने गए हैं। इस टेस्ट में हमने ये भी देखा है कि जो क्रिमिनल्स हैं या जो एक्यूज्ड हैं वो इस टेस्ट को बाईपास कर जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग विल होती है उनकी कि पुलिस को पता भी नहीं चलता। पुलिस को लगता है ये नशे में सच बोल रहे हैं, लेकिन वो एनेस्थीसिया के नशे में झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टेस्ट की जो वेरासिटी है, जो क्लेम है, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया। इसलिए यूएस जैसी कंट्रीज ने इस टेस्ट को बहुत प्रोमिनेंस नहीं दी। ऐसी कंट्रीज में टेस्ट बहुत ज़्यादा करे नहीं जाते। कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि ऐसे टेस्ट मत करो, ज़रूरत हो तो करो, और ये ज़रूरी बात लगी तो इसलिए आफ्ताब केस में किया। प्रोटेक्शन कहाँ मिलता है? आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 3 में मिलता है। वो कहता है किसी भी पर्सन को अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जाएगा, किसी भी एक्यूज्ड को अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जाएगा। मतलब मार पीट के आपको आप ही के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जाएगा। तो एक तरह से प्रोटेक्शन कहाँ देता है? ये प्रोटेक्शन 3rd डिग्री टॉर्चर में भी देता है। ये भी अलाउड नहीं है। पुलिस मार पीट के ज़बरदस्ती अगर कुछ करवा लेती है, कुछ पेपर पे लिखवा लेती है, ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लेती है, तो वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। क्लियर है? तो होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी डाउट्स अपने आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले ऐसे किसी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।